बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द और दवा में खुश आमदीद। दर्द एक ऐसी शिकायत है जो मरीज़ शिकायत तो करता है लेकिन मुआयना करने पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसी शदीद शिकायत है कि तकरीबन 60 से 70% मरीज़ जो डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें किसी न किसी किस्म का दर्द होता है। दर्द, ख़ास सर दर्द, ये इतना मुतासिर कर सकता है कि ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हो जाती है, मरीज़ कुछ कर नहीं सकता है। आज का मौजू जो है वो सर दर्द का है जो ख़वातीन में होता है, हेडेक्स इन विमेन। वैसे तो सर दर्द मर्द और ख़वातीन में वैसे ही होता है, लेकिन ख़वातीन के कुछ ख़ास ऐसे मसले होते हैं जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मसले आगे चलकर और ज़िंदगी में मुतासिर कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में कराची के दो माहिर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुबशिरा हाशमी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची की और नेशनल मेडिकल सेंटर। डॉक्टर मारिया खान कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और सीनियर लेक्चरर भी हैं। आपका इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले डॉक्टर मुबशिरा, मैं आपको पूछूंगा कि सर दर्द जो है वो तो काफ़ी आम कंप्लेन है, लेकिन किस किस्म के दर्द जो है जो लेडीज़ में, ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं? ख़वातीन में जो सर के दर्द कॉमन है उनमें सबसे कॉमन जो है वो माइग्रेन है, और वो ख़वातीन में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो शायद उसकी वजह से उसकी इंसिडेंस या उसकी फ्रिक्वेंसी औरतों में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। उसके बाद जो हेडेक्स हैं वो डेली हेडेक्स हैं, जिस समय भारीपन होता है और पूरे दिन रहता है, उसकी कैटेगरीज़ है। और उसके अलावा 2-3 और कैटेगरीज़ भी हेडेक की हैं जो ख़वातीन में कॉमनली पाई जाती हैं। तो सर दर्द जो है वो आम है, और माइग्रेन और दूसरी जो सर दर्द टेंशन टाइप हेडेक, ये कुछ लेडीज़ में, ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर मारिया, ये माइग्रेन लेडीज़ में, ख़वातीन में ज़्यादा क्यों होती है? उसकी क्या कोई वजह है, क्यों है? जो वजह समझ आती है, जो मर्दों और औरतों को डिफ्रेंशिएट करती है, वो उनके हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि इन माइग्रेन हेडेक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। यानी जब माहवारी ख़वातीन को स्टार्ट होती है तो उसी वक्त हम नोटिस करते हैं कि माइग्रेन हेडेक्स भी बढ़ गए हैं। फिर इसी तरह बहुत साइक्लिकल पैटर्न होता है कुछ ख़वातीन में। माइग्रेन उस वक्त होता है जिस वक्त पीरियड्स का ऑनसेट होने वाला होता है या माहवारी शुरू होने वाली होती है। इसी तरह ख़वातीन के अंदर हम देखते हैं कि जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो इन हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं कि इसका ताल्लुक़ एस्ट्रोजन से है। ये काफ़ी अहम बात हुई है, क्योंकि हम ये देखा जाता है कि माइग्रेन जैसा दर्द जब 13 या 14 साल से पहले जो है वो लड़कों और लड़कियों में यानी एक ही तरह पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीरियड शुरू होते हैं तो ये लड़कियों में जो है ये दर्द तकरीबन मर्दों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर मुबशिरा, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में और माहवारी में जो है ये दर्द या उस वक्त में दर्द बढ़ता क्यों है? कोई एस्ट्रोजन जैसे कि डॉक्टर मारिया ने बताया, लेकिन कोई ऐसी मैकेनिज़्म कुछ है कि जिससे ये होता है, हमें कुछ पता है? ड्यूरिंग पीरियड एस्ट्रोजन लेवल्स डिप हो जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह से फीमेल्स में जो है हेडेक्स, और स्पेशली फ़ीमेल्स में एक ऐसा पैटर्न भी डिस्क्राइब्ड है कि जब उनको पूरे महीने हेडेक्स नहीं होते और सिर्फ पीरियड्स के आसपास हेडेक्स शुरू होते हैं, उसको प्योर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन कहते हैं, प्योर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। अच्छा, हाँ, और हाँ। कुछ एक और टर्मिनोलॉजी भी इससे रिलेटेड डिस्क्राइब है जो बताएगी कि उसमें और महीने में भी दर्द होते हैं लेकिन पीरियड्स के करीब दर्द बढ़ जाते हैं। तो वो जो पीरियड्स के दौरान में जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ईस्ट्रोजन का जो ड्रॉप होता है, वो मोस्ट कॉमनली डिस्क्राइब्ड है एज द मोस्ट पॉसिबल रीज़न कि फ़ीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड माइग्रेन जो है
वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी महीने के। तो मतलब ये है कि दो चीज़ें हमने यानी की जानकारी मिल रही है हमें। एक तो ये है कि जैसे ही वो माहवारी का वक्त यानी ये दौर शुरू होता है 14 या 13 या जो भी साल में, तो उस वक्त जो है ख़वातीन में हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और नंबर 2, इसके अलावा कुछ लेडीज़ में सिर्फ माहवारी के दिनों में या उसके पहले या उसके साथ दर्द बढ़ जाता है, बाकी पूरे महीने नहीं रहता और नहीं होता है। तो कुछ लेडीज़ में ये भी होता है और कुछ में और औरों में जो है हर वक्त भी हो सकता है। डॉक्टर मारिया, ये अब जो बात डॉक्टर मुबशिरा ने बताई कि ये मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स जो माहवारी के दिनों में या उसके कुछ दिन पहले ये दर्द शुरू होता है, और अगर ये होता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेडीज़ क्या कर सकती हैं कि ये दर्द जो है उस वक्त कंट्रोल हो? उस तरह से कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो तशख़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो कि ये वाकई में हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और सर के दर्द होते हैं जिनको हम प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक्स कहते हैं, और जनरली प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन से इस तरह कि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जो है वो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मेंसेस से स्टार्ट होता है, और जब पीरियड्स आ रहे होते हैं उस दौरान शुरू के 4-5 दिन वो कंटिन्यू रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। जो प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक्स हैं वो माइग्रेन से डिफरेंट होते हैं, और वो जनरली जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक डिस्क्राइब्ड है ख़वातीन में, तो वो उस तरह से कोई हफ्ते भर पहले वो दर्द होता है बाकी सिम्टम्स के साथ, और जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं वो दर्द ख़त्म हो जाता है। हेडेक डायरी रखने से अंदाज़ा बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप अपनी 3 महीने की या 4 महीने की एक डायरी मेंटेन करें, जिसमें सिर्फ ये नोट करें कि आपको हेडेक किस टाइम पे हो रहा है और उसका आपके पीरियड से क्या ताल्लुक़ है। अगर इस तरह की डायरी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको टिपिकली मेंस्ट्रुअल माइग्रेन हो रहा है या प्री मेंस्ट्रुअल, और ये चीज़ आप अपने फिर फिजिशियन को बता सकते हैं ताकि वो आपकी थेरेपी उस हिसाब से मोल्ड कर सकें। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल माइग्रेन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वो 3 या 4 दिन पहले शुरू होता है पीरियड से। उस वक्त नॉर्मल किस्म की ब्रूफन टाइप की दवाइयाँ हैं, पॉन्स्टैन टाइप की जो कॉमन मेफेनेमिक एसिड, ये वाली दवाइयाँ हैं, ये काफ़ी ख़वातीन में हेल्पफुल होती हैं उस अटैक को रोकने के लिए। फिर जैसे डॉक्टर मुबशिरा ने कहा कि एस्ट्रोजन ड्रॉप करती है जो ऑनसेट जिसकी वजह से होता है हेडेक का, तो उस सूरत में एस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट यानी आप एक्सटर्नली एस्ट्रोजन दे दें अगर, तो हेडेक को आप कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं आने से। उसके भी कई तरीके होते हैं देने के। ओरल प्रेपरेशंस यानी जो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हैं वो अद्वियात वो आम तौर के ऊपर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, मगर पैचेस अवेलेबल होते हैं एस्ट्रोजन के जो ट्रांसडर्मल या ट्रांसक्यूटेनियस पैचेस कहलाते हैं, और वो पैचेस आप लगा लें जिसमें लो डोज एस्ट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होती रहती है। तो वो भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन को पर्टिकुलरली कंट्रोल करने वो का। पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं? मंगाए जा सकते हैं थ्रू सर्टन कुछ फार्मेसीज़ हैं जो कि केटर करती हैं इस किस्म की रिक्वेस्ट, बट आई डोंट थिंक के फ्रीली अवेलेबल हैं हर जगह के ऊपर। हाँ, लेकिन ये एक अहम इंफॉर्मेशन है कि अगर ख़वातीन में अगर ये तय हो जाए कि ये दर्द सिर्फ उन दिनों में आता है कि जब माहवारी शुरू होती है उससे कुछ दिन कबल, तो बड़ा आसान तरीका एक ये है कि कोई भी आप दवा ले लें, पैनाडोल हो या पॉन्स्टान हो जैसे कि डॉक्टर मारिया ने कहा, और उन दिनों में अगर आप लें तो दर्द में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। डॉक्टर मुबशिरा, इसके साथ साथ दूसरा जो अहम इशू जो लेडीज़ में ख़वातीन में होता है वो कि काफ़ी लेडीज़ मुख्तलिफ़ वजहों से ये दवाइयाँ इस्तेमाल करती, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कभी कभार जो है वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए या कभी कभार कुछ और यानी तिब्बी इलाज के साथ, तो इसका माइग्रेन से क्या ताल्लुक़ है? वेल, माइग्रेन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आपस में थोड़ा सा रिलेशनशिप है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो प्रेगनेंसी को होने से रोकें।
तो इस तरह वो माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है, यानी माइग्रेन का जो होना है, उसकी अकरेंस है, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो जो ख़वातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेशेंट्स ले रही हैं, वो अपने फिजिशियन को जब जाएं सर के दर्द की तकलीफ़ के साथ, तो उसको ये साफ़ अल्फाज में बताएं कि वो कौन से पेशेंट्स ले रही हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। बेहतर ये कि उनकी पूरी तफसील पता होनी चाहिए, ताकि फ़िज़िशियन जो सर का दर्द डील कर रहा है उसे पता हो कि उसका पेशेंट कौन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेशेंट्स ले रहा है। उनमें ये कि जो खाली ईस्ट्रोजन पेशेंट्स हैं, जिनमें ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो थोड़ा सा माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी या उसके अलामात को बढ़ा सकती हैं। तो लेकिन वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हुए कि वो कोई ऐसे पेशेंट्स लें जिनमें ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम हो या खाली प्रोजेस्टेरॉन हो, वो माइग्रेन की अलामात को, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें गायनेकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और वो इनके फिजिशियन से इंटरेक्ट करे और ये दोनों का ओपिनियन हो, दोनों की जजमेंट हो। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तब्दीली या उनकी कमी ज़्यादती या ब्रांड को चेंज करना, ये दोनों के मशवरे और उसके बाद लिया जाएगा। ये भी एक अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसी दवाई ले रहे हों और आपको माइग्रेन का दर्द है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो है वो बेहतर है कि न ली जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने दवाइयाँ नहीं लेनी। कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि आप ले सकते हो, लेकिन मशवरे के साथ। तो ये समझना अहम है कि अगर ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। डॉक्टर मारिया, ये एक तशवीश है कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि डॉक्टर मुबशरा ने बताया कि जो ख़वातीन ले रही है उसमें उनमें जो है वो स्ट्रोक या फालिज के खदशात भी ज़्यादा हैं। ये बात दुरुस्त है। फालिज के इम्कानात जिन ख़वातीन को माइग्रेन होता है उनमें भी नॉर्मल ख़वातीन जिनको माइग्रेन नहीं होता उनके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। ये रिस्क जो है ये बहुत मामूली इंक्रीज़ होता है रिस्क उन ख़वातीन में जिनको सिर्फ माइग्रेन हो। मगर अगर ऐसी ख़वातीन साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी लेना शुरू कर दें तो ये रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। इसलिए जब भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी ख़वातीन में स्टार्ट कराना होता है जिनको माइग्रेन है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट हो कि उनके अंदर फालिज की दूसरे रिस्क फैक्टर्स कितने मौजूद हैं। और जिन ख़वातीन में वाकई फालिज का रिस्क हाई है तो उनमें बेहतर है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवॉइड की जाएं। और वरना अगर अवॉइड नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, तो फिर कुछ प्रेपरेशंस आर सेफ़र, जैसे डॉक्टर मुबशरा ने कहा। मसलन ये कि जिसमें एस्ट्रोजन नहीं है वो प्रेपरेशंस बेहतर होती हैं कंपेयर टू दोज प्रेपरेशंस जिसके अंदर एस्ट्रोजन मौजूद है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट जो माइग्रेन की पेशेंट है और जिन्हें ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, वो समझें कि इसमें कभी कभार फालिज के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इसके इम्कानात बहुत कम है। अगर वैसे आम तौर पे अगर फ़र्ज़ करें 2% है तो शायद 3% या 4% हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझें और इसकी सही तरह से तहकीकात हो। डॉक्टर मारिया, मैंने पढ़ा था कि अगर बहरहाल हमारे यहाँ इतनी इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन जो पेशेंट माइग्रेन की होती है और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करती है और स्मोकिंग भी करती है, उनके अंदर तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ स्मोकिंग से मुराद स्मोकिंग पर से नहीं है। हमारे यहाँ शायद सिगरेट स्मोकिंग ख़वातीन में इतनी कॉमन नहीं हो, मगर हाँ। चूट टोबैको बहुत इस्तेमाल होता है, तो उससे भी तकलीफ, उससे भी टोबैको इज़ टोबैको। स्मोकिंग भी आपको टोबैको ही प्रोवाइड कर रहा है जो आपका रिस्क बढ़ा रहा है। तो इसी तरह टोबैको इन एनी अदर फॉर्म भी आपका रिस्क बढ़ा सकता है। तो छालिया ले रहे हो तो छालिया में टोबैको अगर नहीं है तो इट्स सेफ़र। बट अगर तंबाकू मौजूद है, जैसे पान में तंबाकू होता है, गुटखा बहुत कॉमनली यूज़ होता है कुछ तबकों में हमारे यहाँ, उसमें तंबाकू की अच्छी खासी मकदार होती है, तो ये चीज़ें भी रिस्क मज़ीद बढ़ा देती हैं ऐसी ख़वातीन का जिनको माइग्रेन हो। तो ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि दवाई की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, इलाज भी मौजूद है, इलाज के साथ उसके कुछ रिस्क जो होते हैं वो समझें और ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें कि जिससे मसले कम हो लेकिन इलाज होता रहे। उसके साथ साथ उन चीज़ों को अवॉइड करें कि जिससे और मसले होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं।
डॉक्टर मुबशरा, अब इसके साथ साथ जो है वो हमल की सूरत में, प्रेगनेंसी की सूरत में, अब ये माइग्रेन जो है एक ऐसी शिकायत है कि जो चलती रहती है, ये यानी ज़िंदगी भर तक तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी के कुछ अहम सालों तक चलती रहती है, जिसमें प्रेगनेंसी का जो दौर है, अमल का दौर है, वो भी आता है। डॉक्टर मुबशरा, इस वक्त में माइग्रेन को क्या होता है? प्रेगनेंसी अगेन आई थिंक फीमेल्स में हेडेक जो है वो बिल्कुल हार्मोन से रिलेटेड है। हर लेवल पे जहाँ पे भी फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हेडेक्स अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, और प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है। तो प्रेगनेंसी इज़ अगेन एक लेवल होता है ख़वातीन की ज़िंदगी में, एक स्टेज होती है जहाँ पे अगेन हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और फिर वो हार्मोनल चेंजेस हेडेक को तब्दील करते हैं। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, यूजली प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में हेडेक्स बेहतर हो जाते हैं ज़्यादातर ख़वातीन में, तो माइग्रेन्स बेहतर हो जाते हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग, यू नो, बिकॉज प्रेगनेंसी में अगेन जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज थोड़ा सा नॉन प्रेग्नेंट उनमें फ़र्क है, क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल अब सिर्फ माँ को नहीं, जो बच्चा है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में माइग्रेन्स कम हो जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी ये फ्रीक्वेंसी फ़र्क होती है, लेकिन पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में बेहतर हो जाते हैं, और बहुत कुछ ख़वातीन में डिसअपेयर भी हो जाते हैं। ये तो अहम इंफॉर्मेशन ये डॉक्टर मुबशरा ने बताया। कभी कभी ख़वातीन ये कहती है कि वही दौर इनके लिए एक पुरसुकून दौर था जहाँ तक सरदर्द का ताल्लुक़ है, कि जब वो हमल से थी, जब वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब दर्द होता है तो इसके अपने साथ अपने मसले होते हैं, क्योंकि इस वक्त अब सिर्फ ख़वातीन जो है सिर्फ अपना ख्याल नहीं करती है, लेकिन जो आने वाला बच्चा है उस पर अगर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है तो उस पर क्या असर होगी, ये भी अहम होता है। तो डॉक्टर मुबशरा, फिर से मैं आपको यही पूछूंगा कि जब ऐसा सरदर्द प्रेगनेंसी में होता है, चलें वैसे तो होने के इम्कान आपने कहा कि कम हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा ये सरदर्द होता है तो क्या फिर क्या करें? कोई दवा नहीं लें? क्या लें? नहीं, कुछ दवाइयाँ हैं जो सेफ़ हैं, उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जिनका ख्याल रखें, कि जैसे नींद की कमी है, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, ये सारे फैक्टर्स हैं, डिप्रेशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के अलावा या माइग्रेन के अलावा भी जो हेडेक्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं। तो नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, वर्जिश जितना आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको अलाउ करे उसको परसू करें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें हैं जो हेडेक्स को और माइग्रेन्स को बेहतर करती हैं। वर्जिश, प्रॉपर स्लीप, पानी की अच्छी मिकदार, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और डिप्रेशन वो आई थिंक वो वर्जिश से काफ़ी हद तक बेहतर होता है इन तमाम चीज़ों का। तो ये तो दवाइयों के जो अलावा इलाज है ये वो है। उसके अलावा दवाइयों में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप, जिसमें सबसे सिंपल पैनाडोल या पैरासीटामोल है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, तो उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उससे हेडेक्स को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी ना हो तो फिर जो दवाइयाँ लेनी है उसमें गायनेकोलॉजिस्ट का इनपुट ज़रूरी है। उसके मशवरे और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। लाइक उसमें कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी के, जो माइग्रेन के अटैक्स को प्रेगनेंसी में कम करती हैं। इसके अलावा उस वाले अटैक को ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल के अलावा जो हमारी एनसेड्स कहलाते हैं उसमें नेप्रोक्सिन सोडियम है, ब्रूफिन है, ये प्रिपरेशंस जो हैं ये इस्तेमाल की जा सकती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद। ये हमें इस वक्त हमने यानी तकरीबन 3 बातें जो है अब डॉक्टर मुबशरा ने बताई कि सबसे पहला तो ये है कि माइग्रेन सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता है, और जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, और उसको कंट्रोल करना जो है इतना ही अहम है जितना दवाई लेना है। और अमल की सूरत में, प्रेगनेंसी की सूरत में ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर लेडीज़ अगर रिलैक्स्ड हो, अगर स्ट्रेस कम हो, टेंशन कम हो, अगर एक्सरसाइज लें, तो ये हुआ पहला हिस्सा जो है जो डॉक्टर मुबशरा ने बताया। फिर दूसरी बात पर जो हमने बात की वो ये है कि जब दर्द होता है तो बहरहाल कोशिश करनी है जहाँ तक हो सकता है कि दवाइयों को अवॉइड करें, लेकिन अगर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये नहीं है कि आप दवाइयों से
दूर रहें। कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि आप ले सकते हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ पैनाडोल मिलती है और उस किस्म की दवाइयाँ। और इतना ही नहीं, कभी कभार जो है अगर दर्द बढ़ जाता है और बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसके लिए भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप ले सकते हैं। और लेकिन जब भी ये होता है तो जैसे डॉक्टर मुबशिरा ने बताया, ये अहम है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर जो आपको मशवरा देते हैं उसी पर आप अमल करें। डॉक्टर मारिया, ये हो गई ये प्रेगनेंसी की बात, और एक बार डिलीवरी होती है तो फिर माइग्रेन का क्या होता है? जनरली डिलीवरी के बाद दोबारा, जैसे हमने बात की कि एस्ट्रोजन का डिप होता है, एस्ट्रोजन कम हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है। तो जब एस्ट्रोजन ड्रॉप करती है तो फिर दोबारा ख़वातीन एक्सपीरियंस करती हैं कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद उनके हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये चीज़ फिर अहम हो जाती है इसलिए कि वो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स फिर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और उस दौरान भी ज़ाहिर है कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट होती हैं और बच्चे को भी मुतासर कर सकती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन हेडेक्स को कंट्रोल करने के लिए जो डिलीवरी के बाद बढ़ जाते हैं। तो फिर यानी जैसे ही ये यानी डिलीवरी होती है तो दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं तो दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, और जब दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक और मसला आता है कि जब यानी बच्चे को माँ फीड कर रही हैं तो कुछ दवाइयाँ जो है वो दूध में भी निकलती है और बच्चे को मुतासिर कर सकती है। डॉक्टर मारिया, आप क्या मशवरा दोगी ऐसी लेडीज़ को? आप वो देखिए, दवाई तो लेनी है, तो कौन सी दवाई ले सकते हैं और कौन सी दवाई नहीं ले सकती, कुछ झलक उस पर आप डालो। जैसे कि अभी बात हुई कि पैरासीटामोल जनरली सेफ़ दवाई है, पैनाडोल जो है, कैफ़ीन के प्रेपरेशन सेफ़ होते हैं, इवन इफ दे गेट सीक्रेटेड, अगर होम ब्रेस्ट मिल्क में आते भी हैं तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। फिर उसके अलावा कुछ नॉन स्टेरॉइडल्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट होती हैं ब्रेस्ट मिल्क में, जिसमें ब्रूफन एक कॉमन प्रेपरेशन है जो हेडेक के लिए इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा डाइक्लोफिनाक जो वॉरन के नाम से लोग पहचानते हैं, जिसको वॉरन या वोल्टेरिन, वो भी बहुत कम मिकदार में ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट होती है, तो वो सेफ़ है। डिस्प्रीन सेफ़ नहीं है क्योंकि बच्चे के अंदर रिस्क होता है, एक कंडीशन होती है रेस सिंड्रोम, उसकी वजह से डिस्प्रीन को बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। फिर कुछ लॉन्ग टर्म दवाइयाँ दी जाती हैं माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें भी जैसे बात हुई कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जनरली सेफ़ हैं, बीटा ब्लॉकर्स सेफ़ नहीं हैं, एटिनोलॉल टाइप की दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं। फिर कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि माइग्रेन ट्रीट करने वाले फिजिशियंस यूज़ करते हैं, वो ऑब्वियसली फिर आप अपने फिजिशियन से मशवरे के साथ ही शुरू करें, क्योंकि काफ़ी दवाएं ऐसी हैं जो कि सीक्रेट होती हैं ब्रेस्ट मिल्क में और सेफ़ नहीं हैं। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरासीटामोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनाडोल, ब्रूफन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैफ़ीन के प्रेपरेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि बेस्ट टाइम क्या है दवा लेने का, तो मशवरा तो यही होगा कि आप ब्रेस्ट फीड करें बेबी को और उसके फ़ौरन बाद दवा ले लें, ताकि जब वो आपके सिस्टम में पीक करे तो उस वक्त आप ब्रेस्ट फीड करने की आपको ज़रूरत नहीं हो, तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा दवा के लेवल को कम होने के लिए आपके ब्लड में बिफोर द नेक्स्ट फीड इज़ ड्यू। थैंक यू। ये काफ़ी फिर से अब दर्द ऐसा मसला है कि जब भी दर्द हो तो ये मुमकिन नहीं है कि लेडीज़ जो है दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाएं। तो जब यानी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जब यानी बच्चे का मामला आता है तो और मसले खड़े होते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो आपने अवॉइड करनी है और कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि आपने लेनी है। और जो दूसरी जो दिलचस्प बात और अहम बात डॉक्टर मारिया ने बताई कि अगर आपको दर्द होता है और दवाई लेना ज़रूरी है तो अगर मुमकिन है तो पहले जो है वो फीडिंग कर लें और उसके फ़ौरन बाद आप दवा लें, ताकि कुछ वक्फ़ा हो जिसमें दवाई जिस्म में जाकर अपना काम करके कुछ यानी कम हो जाए, ताकि अगली जो फीडिंग का वक्त है उस वक्त तक दवाई की मिकदार जिस्म में कम हो। और कुछ दवाइयाँ लेनी है, कुछ दवाई अवॉइड करनी है कि जब ये मसला आता है तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर के साथ रजू करना होगा। डॉक्टर मुबशिरा, ये तो हुई
प्रेगनेंसी की बात और डिलीवरी के बाद जो फीडिंग की बात, अब आपने जैसे बताया कि माइग्रेन जो है वो हार्मोन से ताल्लुक़ रखता है, तो जब ये हार्मोन की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा होती है तो माइग्रेन के इम्कानात लेडीज़ में ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब ज़िंदगी का जो दूसरा यानी अगला हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज़, तो ज़ाहिर है कि हार्मोन की लेवल बदल जाती है फिर से। तो माइग्रेन में या सर दर्द में क्या होता है लेडीज़ में? मीनोपॉज़ अगेन ख़वातीन में एक और हार्मोनल चेंज आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके साथ अगेन माइग्रेन अपना पैटर्न या अपनी शक्ल तब्दील करता है। उसमें 2 पीरियड्स होते हैं। एक तो वो जब माहवारी बंद होने का पीरियड शुरू हो रहा था, जिसको हम कहते हैं पेरी मीनोपॉज़ल पीरियड, यानी पेरी मतलब है कि वो सराउंड करता है उस एरिया को जब आपका माहवारी बंद हो रही होती हैं। और एक वो कि जब मीनोपॉज़ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाता है और माहवारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो इनिशियल पीरियड होता है पेरी मीनोपॉज़ल पीरियड, जब यहाँ माहवारी बंद होना शुरू होती है, वो पीरियड ऐसा होता है कि जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, उनके लेवल ऊपर नीचे होते हैं, और उसमें फ़ीमेल्स में और बहुत सारी अलामात होती हैं जिसमें हॉट फ्लशेस हैं, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, थकावट है, उनके साथ साथ माइग्रेन्स भी ख़राब होते हैं। तो माइग्रेन्स बढ़ जाते हैं। तो ये वो पीरियड है कि जब ऑल्दो ख़वातीन में पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं या वो स्टेज में एंटर हो रही होती हैं, लेकिन वो शुरू का जो पीरियड है जिसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उसमें और बहुत सारी तब्दीलियाँ जो ख़वातीन में आती हैं, उसमें उनके साथ साथ उनके सर के दर्द बढ़ जाते हैं। फिर एक पीरियड जब आता है कि जब वो इस पीरियड से निकल जाती हैं और मीनोपॉज़ इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो जो हार्मोनल चेंजेस उनमें आ रहे थे अब वो ख़त्म हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो वो माइग्रेन से बाहर निकल आती हैं। लेकिन जो शुरू वाला पीरियड है जब वो मीनोपॉज़ में एंटर हो रही होती हैं, वो थोड़ा सा तकलीफ़ दे या थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि उसमें और बहुत सारी परेशानियाँ जिनसे उनको गुजरना होता है, उसमें उनके साथ साथ उनके माइग्रेन्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये फिर से जब जो ज़िंदगी का वो वक्त आता है कि जब मेनोपॉज़ शुरू हो रहा हो तो उस वक्त दर्द बढ़ जाता है। जी। और एक बार मेनोपॉज़ शुरू हो तो अमूमन दर्द कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है लेकिन ये कम हो जाता है, और फिर वही यानी इंसिडेंस हो जाती है माइग्रेन की जो यानी जो पीरियड से पहले हो। और इसमें जो है कभी कभार माइग्रेन बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं कुछ लोगों में। और डॉक्टर मारिया, ये जब मेनोपॉज़ का वक्त आता है तो ये बहुत सारी ख़वातीन को ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहुत सारी यानी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और उसमें जो ज़रूरत भी है और मसले भी हैं। जहाँ तक माइग्रेन या सर दर्द का ताल्लुक़ है, क्या होता है अगर किसी ने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की तो क्या होता है? जनरल इफ़ेक्ट तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये होता है कि ऑब्वियसली हार्मोन प्रेपरेशंस हैं तो माइग्रेन का रिस्क बढ़ जाता है, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी विथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मगर ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये वो उम्र होती है जब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी बढ़ रहा होता है ख़वातीन का, और माइग्रेन जिन ख़वातीन को हो वो अगर हार्मोन्स लें तो जैसे हमने उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की थी वो उनका रिस्क बढ़ाते हैं फालिज का, इसी तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी रिस्क बढ़ा सकती है। तो माइग्रेन की शिद्दत भी बढ़ती है और दूसरे रिस्क जो एसोसिएटेड हैं विद माइग्रेन वो भी बढ़ सकते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर मुबशिरा क्या करना चाहिए? फिर उसमें अगेन लेना तो है, अगर फिर मसला है तो लेना है ऑफ कोर्स। फिर उसमें अगेन ये कि आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना है और ऐसी हार्मोनल प्रिपरेशन यूज़ करनी है जो आपकी शिकायत को भी दूर करें, यानी वो तमाम परेशानियां जिनसे आप या तकलीफ़ें जिनसे आप गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रही हैं उनको भी डील करें और साथ में आपके हेडेक्स को भी ना बढ़ाएं। तो अगेन वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स थोड़े से कम हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल हैं एज़ कम्पेयर टू जिनमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिनमें ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो वो क्योंकि वो फिर अगेन ईस्ट्रोजन बढ़ाएंगे और अगेन माइग्रेन को बढ़ाएंगे। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, उससे मशवरा करते हुए ऐसी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स की मिकदार थोड़ी सी कम हो, या वो मोनोफेजिक होती हैं, वो अगेन यू नो गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हुए मशवरा करते हुए ऐसे भी पेशेंट यूज़ करें जो माइग्रेन के इंसिडेंट्स को, माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी को या उसकी शक्ल को थोड़ा कम ख़राब करें। मतलब है कि दवाई इस्तेमाल भी हो सकती है, दवाई के अपने मसले होते हैं, लेकिन अगर सही तरह से सही दवाई सही वक्त पर सही डॉक्टर के मशवरे के साथ अगर इस्तेमाल होती है तो दवाइयाँ भी इस्तेमाल हो सकती है, मसले भी कम हो सकते हैं और सरदर्द की जो शिद्दत है वो भी कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर मारिया, अभी तक तो हमने ये बातें की माइग्रेन की और लेडीज़ में यानी एक दर्द जो माइग्रेन है, क्या प्रेगनेंसी में या अगर और यानी दौर में ऐसे भी सर दर्द होते हैं कि जो सीरियस किस्म के हो सकते हैं लेडीज़ में? कुछ हैं सीरियस कॉजेज़ भी, ये तो कॉमन कॉजेज़ हैं। 95% ख़वातीन इसी किस्म की सर दर्द के साथ जो लेडीज़ में खुसूसी तौर पे ज़्यादा हो। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सीरियस भी हैं और ख़वातीन में ज़्यादा देखी जाती हैं, जिसमें एक कंडीशन है जिसको इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, जो दिमाग में पानी होता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उसके फिर असरात हेडेक्स तो उसका एक सर दर्द एक उसकी मैनिफेस्टेशन है या एक सिम्टम है जो नज़र आता है, मगर उसके साथ साथ इन ख़वातीन की विजन भी अफेक्ट होने लगती है। तो वो एक सीरियस कंडीशन है और अगर ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है या जो स्किन के लिए कोई प्रेपरेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, उनको इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करना चाहिए है कि कहीं उनके हेडेक इस कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते। और ऑफ कोर्स फिर आपके अपने डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि उसके लिए क्या करना है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में एक अगर नया हेडेक शुरू हुआ है प्रेगनेंसी में, तो फिर कुछ और कंडीशंस हैं जो कि ऑब्वियसली जहन में रखनी पड़ती हैं, जिसका ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर जो ख़वातीन जिनको होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे ताल्लुक़ है हेडेक्स का उनके। एक और कंडीशन है जिसमें दिमाग की वेन्स के अंदर खून जम जाता है, जिसको हम वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो ख़वातीन में एक सीरियस कंडीशन है जो प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड है और ऑब्वियसली हेडेक की तरह ही प्रेजेंट करती है, यानी सर दर्द ही उसका मेन सिम्टम होता है प्रेजेंटेशन का। तो ये कुछ सीरियस कॉजेज़ हैं जो कि ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासर करती हैं। लेकिन ये क्या इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होती है माइग्रेन के मुकाबले में? ये माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक से मुकाबले में बहुत ही रेयर कंडीशंस हैं, मगर अगर आपको नए हेडेक्स शुरू हुए हैं और ख़तरनाक हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी अभी ही शुरू हुई है, तो फिर ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आई थिंक आपको एटलीस्ट अपने फिजिशियन से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए है कि खुदा न खास्ता इस किस्म का तो कोई इशू नहीं है। डॉक्टर मुबश्शिरा, डॉक्टर मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आई और ये सर दर्द, माइग्रेन और मुख्तलिफ़ और किस्म के दर्द जो लेडीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं उस पर कुछ झलक डाली। नाज़रीन, अभी हमने ये देखा कि सर दर्द जो आम शिकायत है वो लेडीज़ में मुख्तलिफ़ वजहों से कुछ ज़्यादा होती है, कुछ किस्म के दर्द जैसे कि माइग्रेन्स, और उसके साथ जो और हेडेक्स भी होते हैं जो लेडीज़ में एक ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक़ हालांकि हार्मोन से है। इसको सही तरह से अगर डायग्नोज़ किया जाए और सही तरह से इलाज किया जाए तो इससे काफ़ी हद तक राहत, आराम पाया जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर, जैसे कि जब माहवारी शुरू होती है या जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होती है, तो उस वक्त यानी दर्द के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं और उसको सही तरह से इलाज करना बिल्कुल मुमकिन है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आप खुद कर सकती हो, जैसे कि डॉक्टर मारिया और डॉक्टर मुबश्शिरा ने बताया कि कुछ दवाइयाँ तो आप आम तरह से ले सकती हो दर्द को आराम यानी दर्द से आराम पाने के लिए। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब अगर आपको महसूस होता है कि नहीं मामला ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से
रजू करें। और आखिरी बात जो अभी हुई वो ये है कि कभी कभार अगर ऐसा दर्द है कि जो बहुत शदीद है, किसी तरह से दवाई से कम नहीं होता है, या दर्द के साथ बेहोशी होती है, दर्द के साथ दौरे पड़ते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो, तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना है, आपने डॉक्टर से रजू करना है। ये कहते हुए कि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं माइग्रेन या और दर्दों के मुकाबले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।